हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही ज़रूरी है आप सभी पेरेंट्स के लिए। एक जो कॉमन क्वेश्चन है आप सभी पेरेंट्स के माइंड में, आप सभी लोगों को परेशान करता है, वो ये है कि हमारे बच्चे को ये जो ऑटिज़म हुआ है, ये मोबाइल या टीवी देखने की वजह से तो नहीं हुआ, कहीं वर्चुअल ऑटिज़म तो नहीं है, या फिर ये क्लासिक ऑटिज़म है ना, जेनेटिक है। बहुत सारी पॉपुलेशन के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझसे पूछते भी रहते हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं उन्हें बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम क्या वर्चुअल ऑटिज़म में भी ऐसा होता है, स्टिमिंग होती है, फिंगर फ्लैपिंग होती है, आई कांटेक्ट कम होता है, या फिर क्लासिक ऑटिज़म वाले पूछते हैं क्या क्लासिक ऑटिज़म में ही ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और सारे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, उनको दूर कर सकूं। मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुँच सकूँ, कुछ लोगों के ज़रिए वीडियो कॉल से, कुछ के ज़रिए ओपीडी में, कुछ लोगों से वीडियोस शेयर करके, है ना। और कोशिश करती हूँ जो मेरी वीडियोस हों उसमें मैक्सिमम ऐसी क्वेरीज़ आप लोगों की सॉल्व हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ, इसमें जो आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हमारा वर्चुअल ऑटिज़म है या फिर क्लासिक ऑटिज़म है, काश हमें कोई डॉक्टर हमें ये बता दे कि हाँ ये उससे हुआ है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से ही आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी डॉक्टर ने हमें ऐसा बोल दिया तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, या फिर चलो ठीक होने की कोई उम्मीद है ना। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो पेरेंट्स के मन में चल रही होती है। अगर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव उनको एक आश्वासन दे देते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम पॉजिटिव रिएक्शन दे देते हैं, देन दोज पेरेंट्स दे बिकेम वेरी वेरी हैप्पी, एंड इन फैक्ट अ ट्रू पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर बिल्ड हो जाती है, जिससे कि रिकवरी में वो लोग ज़्यादा हाथ बटा सकते हैं अपने अपने बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जिस तरह बच्चों के लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ज़रूरी है, उस तरह बड़ों के लिए भी ज़रूरी है ना। रेनफोर्समेंट सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम में फ़र्स्ट बहुत मेहनत करेंगे और उसके बाद अगर हम मान लो कि किसी ने बहुत मेहनत की और वो फेल हो गया, है ना, तो फिर हमारा एक इंसान का मन ही पढ़ाई से उब जाएगा। या कोई भी हम हार्ड वर्क करें, अगर हमें उसे रिपीटेटिव फेलियर मिल रहा है तो फिर उस काम को करने में हमें रुचि नहीं होगी, मन नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम सारे आप लोग लगे हुए अपने बच्चे को ठीक करने, रिज़ल्ट आपको, कई लोगों तो चलो धीरे धीरे रिज़ल्ट मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आपकी उम्मीद, आपकी आशा एक तरफ से लो हो जाती है कि क्यों नहीं मिल रहा, और एक तरह से आपको रेनफोर्समेंट नहीं मिलता, तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी आपकी कम हो जाती है। कई बार आपको स्ट्रेस भी हो जाता है। तो आज मैं ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए बना रही हूँ, कि इस वीडियो से अब आप लोगों को मुझसे ये क्वेश्चन हर बार नहीं पूछना पड़ेगा कि हमें वर्चुअल ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म है, या फिर इस पे डिबेट करें कि ये है या नहीं, या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो इसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये वो ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिस पे हम लोगों का जो मेन ध्यान फोकस होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए ट्रीटमेंट पे। ठीक है, चलिए तो फिर आज मैं बिना लेट करे हुए आप लोगों को बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अब मान लो बच्चा हमारा बर्थ हुआ बच्चे का, ठीक है, तो क्या होता है जैसे कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग करने में मान लो उसको वो पहले से सीख कर नहीं आया। ठीक है, कैसे फीड करना है, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, कुछ मदर्स को टाइम लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीख के नहीं आया, धीरे धीरे उसको रिफ्लेक्सेस मिलती है किस तरह से करना है, फिर उसके बाद वो करता चला जाता है। ठीक है, किसी को 1 वीक में सीखा, कोई 2 दिन में ही सीख गया बच्चा, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं, बच्चे दूध पी पाते। तो ऐसे बच्चे को हर चीज़ सीख कर नहीं आते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमारा बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे का एक बर्थ हुआ, ठीक है, अब उसमें क्रोमोसोम्स, जेनेटिक क्रोमोसोम्स उसमें आए, 23 क्रोमोसोम्स हमारे मदर से आ गए, 23 क्रोमोसोम्स हमारे फादर से आ गए। अब हमारे टोटल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल हमारे जीन्स या क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कैरी करते हैं, वो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम से हमें पता चलता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। ठीक है,
ये क्रोमोसोमल हमारे जो जीन्स लेकर आ रहे हैं उससे एक ट्रेट्स होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि फादर कोई बहुत ही शाई है, बच्चा भी शाई है, ठीक है, इसलिए बहुत सारी ऐसी जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं। तो ऐसे ही ऑटिज़म है, ठीक है। अब मान लो कि हमारा जेनेटिक क्रोमोसोम्स जिसका जो ये जो अब क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अब इसका रोल हमारा 20% समझ लीजिए, और जो हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर है इसका रोल हमारी बॉडी में होता है 80% समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम्स है, ये हमारा 80% हमारा है एनवायरमेंटल, जिससे हमारी ब्लू प्रिंटिंग होगी, कार्बन कॉपी बनेगी, ठीक है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि कोई बच्चे का बर्थ हुआ तो उसके जेनेटिक क्रोमोसोम्स थे कि वो जीन से उसके आता चला जा रहा था, बाप दादा या कौन से जीन से आ रहा था ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। अब जीन से उसके बिहेवियर आ रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो शाय या रिजर्व्ड नेचर का रहेगा, ठीक है। समझ लो किसी के पापा दादा शाय और रिजर्व नेचर के हैं, ज़्यादा उन्हें सोशल मिक्सिंग पसंद नहीं, ज़्यादा गैदरिंग्स पसंद नहीं, और ज़्यादा डिबेट या बाहर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, या कुछ आपने देखे होंगे रिजर्व्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं तो उन्हें मिलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऐसे उसके क्रोमोसोम्स आ गए कि वो थोड़ा सा शाई वाले उसमें क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि अब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो जैसे मदर्स को काम होता है, वर्किंग होते हैं, मेड्स को दे दिया, कुछ भी आपका सर्कमस्टेंस या रीज़न या रिस्क फैक्टर आपका जो भी है। अब क्या हुआ कि आपने 3 मंथ्स या 6 मंथ से अपने काम के लिए टीवी ऑन कर दिया, ठीक है, ठीक है, या फिर मेन जो 6 मंथ्स है, या फिर मतलब मेनली जो मैं कहना चाहती हूँ वो है 18 मंथ्स रिसर्चेस के अकॉर्डिंग। अगर 18 महीने का बच्चा नहीं हुआ और शुरू का जो 1 साल है, अब उसमें आपने शुरुआत से ही सपोज़ आपको मैटरनिटी लीव या कुछ भी आपको 3 to 6 मंथ्स की मिली, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने अपना बच्चा मेड को दे दिया या फिर कहीं पर भी उसको दे दिया, और उसका जो परवरिश है उसमें उसको सिर्फ टेलीविज़न मिला और मोबाइल फ़ोन मिला, ठीक है। अब क्या हुआ कि 80% जो उसका एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ब्रेन डेवलप होना था, ठीक है, ब्लू प्रिंटिंग मैपिंग कार्बन कॉपी होनी थी। तो क्या हुआ कि वो ऐसे करके टीवी के सामने बैठा रहा बच्चा, वन वे कम्युनिकेशन रही, उसको राइम्स वगैरह सब कुछ आपने चला दिया और उसको कुछ नहीं पता, उसका दिमाग बिल्कुल अभी डेवलप हो रहा है, फर्स्ट मैक्सिमम ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। जो उसको लोरी गा के सुनानी थी, जो उसको मम्मी पापा आपको बोलना सिखाना था, आपको बताना था ये दादा हैं ये दादी हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो, बैठ जाओ उठ जाओ, फ़ैन ऑन कर दो, ये देखो एरोप्लेन, ये देखो पिजन, ये देखो ट्री, एनवायरमेंटल एक्सपोजर उसको नहीं मिला, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन से वो बच्चा टीवी मोबाइल में उसका माइंड तो डेवलप है नहीं कि वो टीवी मोबाइल समझ पाए, ठीक है। ब्रेन के सिग्नल्स सारे डिस्टर्ब हो गए क्योंकि उसका ब्रेन उस एज के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है जब हमें मोबाइल फ़ोन या फिर राइम्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मम्मी पापा बैठ जाओ उठ जाओ दे दो खा लो पी लो, इसके अलावा कुछ भी उस बच्चे में समझने की अंडरस्टैंडिंग की शक्ति नहीं है। वो बेचारा बैठा रहा सिर्फ इसलिए क्यों उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए वो बैठा है क्योंकि उसे ब्लू लाइट्स अट्रैक्ट कर रही हैं और उसकी आँखों के आगे जो भी चीज़ें घूम रही हैं वो उसको आकर्षित कर रही हैं, इसलिए वो बैठा हुआ है, वन वे कम्युनिकेशन से मुंह बंद करके बैठा हुआ है, ठीक है। 3 मंथ्स ऐसा चला, 6 मंथ्स ऐसा चला, 1 ईयर ऐसा चला, ठीक है। ऑटिज़म आने का टाइम है 1.5 साल से 2 साल। मैक्सिमम किड्स हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स हैं, 90% ने 2 साल से पहले बच्चे को मोबाइल या टीवी दिया है, ठीक है। अब वो टाइम था, ब्रेन डेवलप हो रहा था, समझदारी बिल्कुल नहीं थी, और रिस्क फैक्टर्स में क्योंकि 20% जीन्स उसके रिजर्व्ड वाले ऑलरेडी थे, क्रोमोसोम्स ऑलरेडी वो थे आपके पास। अगर आप 80% इसको कवर कर जाते, ठीक है, 80% अगर आप एनवायरमेंटल एक्सपोजर को कन्वर्ट करते या उसको मोबाइल टीवी ना देते तो हो सकता है
80% उस 20% को कवर कर लेता, ओवरलैप कर लेता और फ्यूचर में ऑटिज़म का उसमें एक भी सिम्टम ना आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इसका रिज़ल्ट निकला कि 6 मंथ्स में या 1 ईयर में जो बच्चा आई कांटेक्ट देता था, थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा बोलता था, आप लोग सारे पेरेंट्स मुझे वीडियोस दिखाते हैं पुरानी, मैम पहले तो बोलता था, ठीक है, तो माइलस्टोन्स वर कमिंग। आई एम नॉट डिनाइंग कि 20% रेट्स उसमें ऑटिज़म यानी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऑटिज़म बनता। ठीक है, अब आपने 80% उसको ऑटिज़म के सिम्टम्स दे दिए, उसका स्कोर अब आप मुझसे 2 साल पे कराने आए। 2 साल पे आप तब कराने आए जब आपने के बच्चे ने नेम रिस्पॉन्स बंद कर दिया, आई कांटेक्ट बंद कर दिया, लिसनिंग बंद कर दी, बिहेवियरल के सिम्टम्स आने लगे। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे बिहेवियर के सिम्टम्स मेरे स्कोर कार्ड से मैच होते हैं, ऑटिज़म के स्कोर कार्ड से मैच होते हैं, अब आपने उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डाल दिया। हालांकि ये सिम्टम्स 80% कहाँ से आए हैं, टीवी या मोबाइल या टैबलेट से आए हैं, लेकिन क्योंकि मेरे स्कोर कार्ड में ये सारे इस चेकलिस्ट में सिम्टम्स हैं, तो मैंने अब उस बच्चे को डाल दिया मॉडरेट डिग्री ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। ठीक है, अब यहाँ मैं भी गलत नहीं हूँ, आप भी गलत नहीं है। गलती किसकी है? गलती डेफिनेटली पेरेंट्स की है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं थे। ठीक है, हो सकता है ऐसे 20-10% ट्रेट्स क्रोमोसोम्स वाले जीन्स हर एक बच्चे में पाए जाते हों। ठीक है, लेकिन हो सकता है उन सारे बच्चों को उस टाइम पे इतनी बातें की गई हों, इतना उसको एनवायरमेंटल एक्सपोजर अच्छा मिला हो, मिक्सिंग मिली हो कि उसमें ट्रेट्स नहीं आए। अब आप मेरे पास आए, मोबाइल टीवी देखने की वजह से उसको केवल इतना पता है बच्चे को, क्योंकि उसको पैदाइशी नहीं समझ में आया था उसको कि मुझे दुनिया में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन मिलेगी। ही वॉज नॉट नोइंग दैट। उसको अब सिर्फ इतना पता है कि टीवी बोल रहा है और मुझे चुपचाप बैठना है। ठीक है, क्या उसने सीखा टीवी से? उसने तो यही सीखा, टीवी बोलता रहता है, मेरे सामने एक स्क्रीन रखी हुई है और मुझे उसके सामने सिर्फ चुपचाप बैठना है। पहला सिम्टम आ गया। जब आपने उसे आवाज़ लगाई, उसने नहीं रिस्पॉन्स किया, आप उसको बुलाते जाइए नेम एक्स 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 करके। लिसनिंग उसे नहीं आई। क्यों नहीं आई? अब जीन्स में तो ये नहीं था कि लिसनिंग उसको नहीं करनी, उसके कान तो ठीक है, मेरा टेस्ट तो ठीक है। आपने उस बच्चे को सीखने का मौका नहीं दिया। टीवी ने उसे इतना सिखाया कि मैं तुम्हारे आगे एक स्क्रीन बन के बैठा हूँ एंड यू डोंट हैव टू आंसर मी एनीथिंग। आप मुंह बंद करके बैठे रहो, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो भाई फर्स्ट आपका स्कोर आपने मुझे दे दिया, बच्चा नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम बुलाए जा रहे हैं वो नहीं आ रहा, उसने कभी सीखा ही नहीं। सेकंड, आप कह रहे हैं कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। टीवी मोबाइल से जब वो इधर उधर उसने कभी एक्सपोज हुआ ही नहीं, उसको नहीं पता कि उसके मम्मी पापा कौन है। क्या आपने उसको बताया? क्या आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया? क्या आपने उसको वो इमोशनल टच दिया? क्या आप उसके साथ बैठ के खेले? क्या आपने उसके साथ 1,00,000 वर्ड उसके कानों में डाले जिसकी वजह से उसकी स्पीच 1 साल पे आ जाती? ठीक है, सेकेंड सिम्टम आ गया है, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट एंड लैक ऑफ स्पीच। ठीक है, 2 साल के बच्चे का एमचैट स्कोर 3 आ गया। फोर्थ सिम्टम, अंडरस्टैंडिंग, कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा है बच्चा। क्यों करेगा? टीवी ने कभी कमांड फॉलोइंग उस बच्चे को सिखाई ही नहीं। टीवी वन वे कम्युनिकेशन है, बिल्कुल कमांड फॉलोइंग नहीं करेगा। एमचैट स्कोर 4 आ गया। सोशल इंटरेक्शन 5 स्कोर। सोशली इंटरैक्ट उसके साथ क्या आपने डेली पूरे 24 घंटे किया? नहीं किया। टीवी ने उसके साथ बिल्कुल भी सोशली इंटरैक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ कहा कि मुझे सुनते जाओ, लिस्ट हियरिंग। अब वो सुन रहा है क्योंकि उसको टीवी मोबाइल की लाइट्स आकर्षित करती हैं। बेसिक नीड्स, भूख लगी है, पानी पीना है, बेसिक नीड्स हमारी बॉडी की हैं, वो उसको पता है और हाथ पकड़ के वो बेसिक नीड्स के लिए ले जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स
कुछ ये एक्सेप्ट भी नहीं करते मेरे पास आके कि मुझसे यही कहते हैं कि नहीं नहीं अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, बेसिक नीड्स कैसे कर रहा है, हाथ पकड़ के कैसे लेके जा रहा है, पानी की बॉटल कैसे लेके आ रहा है, अपना फेवरेट बैग ही क्यों लेके आ रहा है. दिस इज़ नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग्स. There is a difference between the speech of random words and communication and language. अब बच्चा बोलता रहता है, राइम्स गुनगुनाता रहता है, तो ये कोई स्पीच नहीं है, ये रट्टाफिकेशन है वन वे कम्युनिकेशन से. टीवी ने उसे सिखाया राइम्स बोलो, वो राइम्स गुनगुनाता रहेगा. टीवी ने उससे सोचने की शक्ति छीन ली. टीवी ने कहा कि बेटा तुमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको कभी कुछ काम कहा ही नहीं, मैंने तुमको कभी कोई ऐसा सवाल पूछा ही नहीं, तो तुम क्यों सोचोगे. अब बच्चों के साथ खेलना मैं टीवी ने कभी नहीं सिखाया. स्क्रीन में तो बच्चों का सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन बच्चे आपस में करते ही रहते हैं और हमें सिर्फ देखना होता है. विजुअल स्टिमिंग, आंखें टेढ़ा करना, नीचे देखना, ऊपर देखना, ध्यान न देना, हाइपर एक्टिविटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ अटेंशन, एंगर, सारे सिम्टम्स उस बच्चे में आ गए. मैंने आपको अपना स्कोर निकाल के दे दिया. एंड नाउ एट द एज ऑफ 2 years योर चाइल्ड इज़ एट मॉडरेट लेवल ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ठीक है. अब डायग्नोसिस कौन करेगा? डायग्नोसिस मैं नहीं, आप खुद करोगे. जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो खुद से अपने बच्चे का डायग्नोसिस करिए. ठीक है. खुद से मुझे बताइए वर्चुअल ऑटिज़म है, अब मैं नहीं बताऊंगी वर्चुअल ऑटिज़म है या फिर क्लासिक ऑटिज़म है. ठीक है. ब्लू प्रिंटिंग या कार्बन कॉपी, स्क्रीन या वन वे कम्युनिकेशन ने की है, या फिर क्लासिक जेनेटिक ऑटिज़म है. ठीक है. अब सारे लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़म. इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चीज़ें ट्रिगर फैक्टर्स थी उससे बच्चे में बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स आ गए जो मेरे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के चेकलिस्ट में है. और अब क्योंकि सिम्टम्स आ गए हैं तो फिर अब आप ये नहीं कह सकते कि चलिए टीवी बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ठीक हो जाएगा. नॉट एट ऑल. और ना ही इस वीडियो से ये खुश होना कि चलो वर्चुअल है तो जल्दी ठीक हो जाएगा. हर वीडियो में मैंने बताया है प्रोग्नोसिस इज़ सेम. 2 साल से मेहनत करेंगे 90 to 100% रिकवरी, 3 years से मेहनत करेंगे 80% रिकवरी, 4 साल से मेहनत करेंगे 70 से 80% रिकवरी, और बाय गॉड्स ग्रेस मेहनत करते ही रहेंगे तो 100% रिकवरी भी दूर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हुई है. ठीक है. और ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2014 से लेकर 2000 हमारा 18 तक, ठीक है, जो मैक्सिमम मेरे पास किड्स आते थे, ठीक है, उसमें मोबाइल वगैरह तो होता ही था, लेकिन तब भी मैक्सिमम जो केसेस आते थे वो क्लासिक ऑटिज़म के आते थे. मेरे रिकवरी भी स्लो होती थी, और कुछ ऐसे बहुत काफ़ी किड्स थे जो मोबाइल टीवी कुछ नहीं देखते लेकिन उसमें क्लासिक सिम्टम्स थे, तो उनमें मैं तुरंत कह देती थी कि हाँ क्लासिक ऑटिज़म है. लेकिन 2019 कोविड के बाद जो अब 2023 तक मेरे पास ये जो केसेस आए हैं उसमें मैक्सिमम केसेस वर्चुअल ऑटिज़म के हैं. मतलब 80% जो सिम्टम्स आए हैं वो टीवी की वजह से आए हैं, क्योंकि मेरे स्कोर लिस्ट से मैच कर रहे हैं. तो मैं ये कह रही हूँ कि येस इट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बट इट इज़ वर्चुअल बिकॉज यू हैव गिवन द मोबाइल और स्क्रीन, एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, बिफोर द एज ऑफ 18 months. सो पहले की बात और थी, अब की बात और है. केसेस भी 90% आ रहे हैं, ठीक भी 50% हो रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले उसको जानिए, उसके बाद उन रेड फ्लैग्स पे मेहनत करिए. 1.5 साल के बच्चे में भी अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ ऑटिज़म का रिस्क है तो बुरा नहीं मानना है, खुश होना है. 1.5 साल में मैम ने बता दिया तो 100% रिकवरी का चांस है. रेड फ्लैग्स से तुरंत समझ जाइए आप, रेड फ्लैग्स आने शुरू हो गए हैं
कहीं हमने स्क्रीन तो नहीं दिखा दी 18 महीने से पहले, कहीं हमने उसके साथ बातें कम तो नहीं की, कहीं हम अपने काम काज में तो नहीं लगे रह गए। तो उसके बच्चे के 1000 डेज थे ब्रेन डेवलपमेंट के। हाइपर एक्टिविटी, ADHD का भी यही रोल है, ADHD का भी यही सेम एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी है। वो सारे फैक्टर्स जो बच्चे में डोपामीन की डेफिशिएंसी करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अवेयरनेस वीडियो डाल रही हूँ कि क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबल तो नहीं बच्चों के सिम्टम्स के लिए, और उसके बाद मेरा स्कोर तो नहीं निकल रहा। तो अर्ली इंटरवेंशन कराइए। वर्चुअल ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म है, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। ट्रीटमेंट दोनों में लेना है, ठीक है। मोबाइल टीवी बिल्कुल ज़ीरो कर लीजिए, ट्रीटमेंट दोनों का करिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करिए। बच्चे उसी दिन से टीवी ज़ीरो करके बच्चे के साथ 12 घंटे खेलना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके बच्चे की रिकवरी रोकती है, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। नॉलेज गेन करिए, स्प्रेड करिए और इस डिफरेंस को समझ जाइए कि कौन से सिम्टम्स कहीं स्क्रीन की वजह से तो नहीं आ गए, और अगर आ भी गए हैं तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है, पता चल गया आप लोगों को कोविड में मैक्सिमम सिम्टम्स उसकी वजह से आए हैं। हम आज ही उसकी कॉज को हटा देंगे और उस पर ट्रीटमेंट में आज से ही जुट जाएंगे, तो क्यों ना अभी से हटा दें उसको। रिकवरी ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OT, जॉइंट पोजीशन सेंस थेरेपी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स खुद से आप पेरेंट्स घर में भी करा सकते हैं। असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रेड फ्लैग्स के आपके जो ये आए हैं ना सिम्टम्स, इसके अकॉर्डिंग काम करने अगर रिकवरी चाहिए। हमेशा याद रखिए, सिम्टम्स को काटते जाना है, सिम्टम्स कट होने चाहिए। ये नहीं कि यही सेम हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, क्यों रिकवरी नहीं आ रही। सिम्टम की चेकलिस्ट आपके हाथ में होने चाहिए जब आप अपना गोल कर रहे हैं, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।